एमएनटी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज नेटवर्क का प्राइम टाइम विचार विमर्श। और प्राइम टाइम विचार विमर्श में हम पुनः एक बार हाजिर हैं और आज से हम चर्चा करेंगे जनगणना के ऊपर। जनगणना बहुत चर्चित विषय है और पिछले 2 से 3 दशकों से लगभग इसके ऊपर काफी गहमा गहमी हो रही है। बहुत सारे मुद्दे इसके ऊपर चर्चा में आ रहे हैं और उसका कारण भी है जातिगत जनगणना या जाति आधारित जनगणना की मांग बार बार इस देश में उठाई गई है। और इसके कारण जो मांग है ये इस मांग को नहीं मानने के कारण बहुत सारी बातें भी सामने आई है। और ये मांग क्यों नहीं मानी जा रही है या फिर ये जातिगत जनगणना की मांग या ये जो मुद्दा है क्यों बार बार उठाया जा रहा है, क्यों इसकी वजह है, ये भी एक अपने आप में चर्चा का विषय है। लेकिन ये बताया गया है पहले ही कि ये भारत में इसके पहले जातिगत जनगणना होती थी। जब अंग्रेजों का समय था तो जातिगत जनगणना होती थी, लेकिन उसके बाद नहीं हुई। और ये जो इतिहास रहा है, इसी इतिहास के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि भारत में जातिगत जनगणना का क्या इतिहास था और इसी को लेकर के आज का विषय है। साथियों, जो अभी आप जुड़ रहे हैं एमएनटी न्यूज नेटवर्क पर, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, खास करके जो फेसबुक पर जुड़ रहे हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे इस वीडियो की लिंक को अपनी खुद की टाइमलाइन पर इसको शेयर कीजिए और वहां से आप इसको देखिए, अपने मित्रों को इस कार्यक्रम में जोड़िए। अगर आप फेसबुक के मैसेंजर के माध्यम से अपने मित्रों तक इस कार्यक्रम की लिंक की इस वीडियो की लिंक को आप भेजते हैं तो वो भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकेंगे। फेसबुक के विभिन्न ग्रुप में भी आज के इस कार्यक्रम को आप शेयर कीजिए। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube के साथियों को भी यही रिक्वेस्ट है, वीडियो के लिंक को आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, मैसेंजर, जो भी मैसेजिंग का ऐप इस्तेमाल करते हैं वहां से अपने मित्रों तक, अपने परिवार तक इस कार्यक्रम को लिंक को भेजिए, उनको इस कार्यक्रम में जोड़िए। और अगर आपके घर का टीवी इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ है, इंटरनेट के साथ अगर आप जोड़ सकते हैं घर के टीवी को, तो आप इस कार्यक्रम को टीवी पर भी देख सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। यूट्यूब पर सर्च कीजिए एमएनटी न्यूज नेटवर्क और एमएनटी न्यूज नेटवर्क पर आज का कार्यक्रम लाइव आप देख सकते हैं। लैपटॉप, डेस्कटॉप पर भी ये कार्यक्रम आप लाइव देख सकते हैं, इंटरनेट पर, यूट्यूब या फेसबुक के जरिए। तो साथियों, चर्चा को शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो साथी अभी जुड़ रहे हैं उनसे हम जानना चाहेंगे कि हमारी आवाज आप तक सही से पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, वीडियो आपको साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। कृपया कमेंट बॉक्स में हमें जानकारी दीजिए कि आपकी जो आवाज जो है, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज का विषय है भारत में जाति आधारित जनगणना का इतिहास और महत्व। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। विषय को पुनः एक बार गंभीरता से देखिए, भारत में जाति आधारित जनगणना का इतिहास और महत्व। इस विषय पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं निवासी प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र कुंभार सर। आप प्रिंसिपल हैं जयसिंहपुर कॉलेज, कोल्हापुर, महाराष्ट्र से, और आप शिक्षाविद हैं और इतिहास के अभ्यासक हैं। इतिहास के ऊपर आप व्याख्यान देते हैं। तो इसी को लेकर आज आपके साथ हम चर्चा करेंगे आज के विषय पर। और हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं मूल निवासी जयप्रकाश फाकिर, सामाजिक चिंतक हैं दिल्ली से, और शिक्षा क्षेत्र में आपने काफी वर्षों से काम किया है और इस मामलों के आप जानकार हैं। और जनगणना और जो पिछड़ों पसमानदा के जो आंदोलन है उसके ऊपर आपने काम किया है और अभी भी आप कार्यरत हैं। तो आपके साथ हम चर्चा करेंगे। मैं आज के सभी हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। जी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राजेंद्र कुमार सर और जयप्रकाश फाकिर सर इस लाइव कार्यक्रम में। जी फाकिर सर, क्या मेरी आवाज आप तक मिल रही है? जी, चर्चा को शुरुआत करते हैं हम। अगर फाकिर सर के साथ आवाज नहीं मिल पा रहे शायद। जी फाकिर सर, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी राजेंद्र कुमार सर, आपसे ही हम इस चर्चा को शुरुआत करते हैं अभी, क्योंकि फाकिर सर के साथ आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ये जो जाति आधारित जनगणना का जो मामला है, खास करके मैं शुरुआत में आपसे हम जानना चाहेंगे इसका इतिहास और इसका जो इम्पोर्टेंस है, इसका जो महत्व है, ये दो पहलुओं के ऊपर आपसे हम चर्चा करना चाहेंगे। लेकिन ये इतिहास की जो बात है या जाति आधारित जनगणना से पहले जनगणना का क्या हिस्ट्री रही है या जाति आधारित जनगणना की क्या हिस्ट्री रही है, क्यों ये इस देश में
क्या अंग्रेज आने आए तब से शुरू है, या इसके पहले भी कभी इस देश में जनगणना हो रही थी? ऐसे काफी सारे मुद्दे हैं। तो इतिहास के बारे में और इस जनगणना के महत्व के बारे में आप हमें हमारे दर्शकों को बताइए। जी चलो। नमस्ते प्रदीप और श्रोतागण। जनगणना का अगर हम जिक्र करें तो पहले हमें समझना चाहिए कि जनगणना क्या होती है। जनगणना तो एक ऐसी चीज है कि सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ द नॉलेज एंड कैलकुलेटिंग द फैक्ट्स। अतः सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ द नॉलेज अबाउट द डेमोग्राफी, जनों के बारे में गणना करके वास्तविकता को पहचानने की पद्धति को जनगणना कहते हैं। तो इसमें इसके कारण क्या है? इसमें कारण तो है कि सत्य को शोधना, सत्य को खोजना जो होता है, एक खोजना, इट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द फैक्ट्स एंड नोइंग द ट्रूथ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको सत्य को समझना जन के बारे में या पॉपुलेशन के बारे में, जनसंख्या के बारे में किसके लिए की जाती है, क्यों करते हैं लोग? तो इसे पहला जिक्र तो मिलता है ऋग्वेद के 9वें मंडल में, कि जनता के बारे में, जनता कितनी है और कहाँ है, इसके बारे में कुछ जिक्र है। और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर है उसमें, तो इसका मतलब है कि उस इंफॉर्मेशन को किसी ने कलेक्ट किया है। तो जनगणना का पहला प्रयास तो 600 सदी बीसी से, ख्रिस्त पूर्व 600 सदी में इसकी शुरुआत हुई होगी, या 900 से 600 तक हुई होगी। ऋग्वेद का काल तो इतना बदलता रहता है ना। वो दशम मंडल जो है सब पुराना है और चौथा पांचवा मंडल तो नया है। तो इस ख्रिस्त पूर्व 9वीं सदी से ख्रिस्त पूर्व 6ठी सदी तक जनगणना का जिक्र ऋग्वेद में मिलता है। उसके बारे में बाद में जो इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसको हम सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन कहते हैं, वो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बारीकी से उसका विवरण किया गया है कि राजा को अपनी पॉलिसी बनाने के लिए और करों का निर्धारण करने के लिए लोगों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो जानकारी कौटिल्य अर्थशास्त्र में ख्रिस्त पूर्व 3री सदी में मिलती है, इसका मतलब है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जनगणना होती थी। जनगणना का उद्देश्य लोगों को जानना, कौन यहाँ के है, कौन परदेश से है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, और किसके ऊपर कितना कर निर्धारण किया जा सकता है, ये कौटिल्य अर्थशास्त्र में बताया गया है। उसके बाद में अनेक बार जिक्र आया है जनगणना का। अनेक लोगों ने पुरानी स्क्रिप्ट्स में कहा गया है कि लोगों की जानकारी राजा को रखनी चाहिए, क्योंकि जब तक राजा को जानकारी नहीं होती तो उसकी नीतियां नहीं बन सकती, उसकी योजनाएं नहीं बन सकती और कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता। तो जनगणना के पुराने आधार 2 है। एक कर निर्धारण के लिए किसके पास कितना पैसा है, कौन अर्थ से संपन्न है, कौन पैसों से संपन्न है और कौन विपन्न है, ये जानना राजा की जरूरत होती है। राजा की दूसरी जरूरत होती है कि विषमता से रिवोल्ट या विद्रोह पैदा हो सकता है, वो कहाँ हो सकता है और उसको करेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। तो इन 2 चीजों के लिए राजा को जनगणना की जरूरत पड़ती थी। उसके बाद में जो आता है तो अकबर आता है। अकबर के ऐने अकबरी में लिखा गया है कि लोगों की जनगणना की जाए और उससे पता चलेगा कि कौन संपन्न है और कौन विपन्न है। ऐने अकबरी में जनगणना से जनसंख्या, उद्योग, संपत्ति और खेती, इन 4 चीजों के बारे में ऐने अकबरी में जिक्र है। इसकी गणना करनी चाहिए। जब तक गणना नहीं होती तो नीति नहीं बनती, और राजा के लिए नीति बहुत जरूरी होती है और शासन भी जरूरी होता है। तो शासन के लिए और नीति बनाने के लिए जनगणना की जरूरत तो बहुत पुराने समय से भारत में चली आ रही है। इसी तरह से मेसोपोटामिया में भी जिक्र मिला है कि वहां जनगणना होती थी। ग्रीकों के साथ भी जिक्र मिला है कि वहां जनगणना होती थी।
तो ये जनगणना जो है वो तो बहुत पुरानी चीज है, लेकिन आधुनिक काल में अगर हम देखें तो इंग्लैंड में पहली जनगणना का जिक्र 1800 में, सन 1800 में मिलता है, और वहां पे जनगणना हुई थी। उसका भी उद्देश्य वही था कि लोगों का पिछड़ापन या अगड़ापन शासन के, सरकार के समझ में आए। लेकिन भारत में जो प्रयास होने लगा है, तो 1857 तक तो शासन था कंपनी सरकार का, तब तक तो शासन तो इस ब्रिटिश गवर्नमेंट का या रानी का नहीं था। 1857 में रानी का जाहिरनामा आ गया, उसका मेमोरेंडम आ गया, और उस मेमोरेंडम के बाद भारत में ब्रिटिशों की बाकायदा सत्ता आ गई, और उन्हें भी जरूरत पड़ी कि यहाँ की जनगणना हो जाए। तो आंकड़े तो बहुत जगह से निकल के आते हैं, जैसे कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनो का है, वहां से आंकड़े निकलते आते हैं। सोशियो इकोनॉमिक सर्वे होता है, नेशनल सैंपल सर्वे होता है, वहां से आंकड़े निकलते हैं। उसमें और जनगणना में फर्क क्या है? तो उसमें सबसे बड़ा फर्क है द सेंसस, यानी कि जनगणना हर आदमी की होती है, और 2 स्टेज में होती है। पहले स्टेज में जनगणना में जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, घर है, खेत है, पशु है, उनकी सारी जनगणना होती है। जंगल है, उसके भी जनगणना होती है। और इस गणना को पार्ट फर्स्ट कहा जाता है, पहला भाग कहा जाता है, और दूसरा भाग घर घर जाकर इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना। तो घर घर जाकर हर एक आदमी से पूछकर जनगणना की जाती है। 1865 से 1872 तक विभिन्न इलाकों में जनगणना हुई थी भारत में। पहले तो लोअर बंगाल में हुई थी, और उसके जो आंकड़े सामने आए उससे जरूरत पड़ी कि पूरे भारत में जगह जगह पे जनगणना हो जाए। तो 1865 में इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद आगे चलते 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 1872 में उसका पहला रिपोर्ट आ गया, और इस रिपोर्ट का जो महत्व समझ में आया कि इससे बहुत सारी चीजें हो सकती है, तो ब्रिटिश सरकार ने इसको बाकायदा उसकी एक सिस्टम बना ली, और पहली जनगणना जिसको कहते हैं अधिकृत जनगणना जो है वो 1881 की है। और 1881 के बाद ये तय हुआ कि हर 10 साल के बाद जनगणना होगी। क्यों 10 साल के बाद? तो 10 साल तो काफी होते हैं, कुछ बदलाव आ जाते हैं समाज में, और उस बदलाव का रिकॉर्ड होना चाहिए, उस बदलाव समझ में आने चाहिए। उसको कैलकुलेशन, जनगणना में कैलकुलेशन होता है, एस्टिमेशन होता है, एनालिसिस होता है, और काउंटिंग होता है। तो इस कैलकुलेशन के लिए 10 साल के बाद फिर एक हम कैलकुलेट कीजिए, 10 साल के पहले हम कहां थे। पहली चीज, हमारी जनसंख्या कितनी थी, हमारे साथ संसाधन कितने थे, इस संसाधन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुआ था, किसके पास संसाधन थे और किसके पास संसाधन नहीं थे। इन सब चीजों को बार बार देखने की जरूरत होती है। उसी से हम पटरी पे चलते हैं, विकास की पटरी पे हमारे देश को अगर चलाना है तो हर 10 साल के बाद जनगणना होती। 81 के बाद लगातार जनगणना होती गई है। शासनकाल, ब्रिटिश शासनकाल में 31 तक, 31 के बाद 41 की जनगणना में युद्ध आया, द्वितीय महायुद्ध आया, विश्व युद्ध। और इस विश्व युद्ध के कारण वो जनगणना नहीं हो सकी। लेकिन उसमें एक चीज और मैं जोड़ूंगा इतिहास से जुड़ी, इसमें एक बार ऐसा हुआ है कि जनसंख्या कम हुई है, भारत की जनसंख्या कम हुई है। इसका जिक्र डेविड ने किया है, और कुछ लेखों में उसका जिक्र मिलता है कि पेंडेमिक की वजह से, जैसे कि आज कोरोना का पेंडेमिक हो रहा है ना, वो पेंडेमिक की वजह से भारत की जनसंख्या भारी मात्रा में कम हुई थी प्लेग के कारण। जी। और लगभग 20 साल तक ये पेंडेमिक चला हुआ था।
तो दोनों जनगणना में उसका रिफ्लेक्शन है, उसका प्रतिबिंब है। उसके बाद जनसंख्या चलती गई। 31 तक जो भी जनगणनाएं हुई थी वो जनगणनाएं जाति के आधार पर हुई थी। तो इसका क्या इतिहास है? जाति के आधार पर क्यों? जी उसके बारे में भी मैं आपकी तरफ आऊंगा। अगर मेरे साथ जयप्रकाश फाकिर जी जुड़े हैं तो 2-3 मिनट उनसे 4-5 मिनट बात करके उनके इसी इतिहास पर बातचीत करके पुनः आपकी तरफ आऊंगा और विस्तार से जातिगत जनगणना की बात करेंगे। फाकिर सर, ये जो इतिहास की बात हो रही है, हमें कुमार सर ने बताया है कि इतिहास का पक्ष बताया कि कौन कौन से वक्त इस देश में एक जनगणना की शुरुआत हुई। जब अंग्रेजों के समय ये जो जनगणना हुई थी, उन्होंने शुरुआत की, क्या जरूरत रहती है किसी भी राज्यकर्ताओं के लिए अपने जो टेरिटरी के अंदर में जो लोग हैं उसकी हर एक चीज को उनको उसका काउंटिंग करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, क्यों ये जरूरी होता है? क्या आपको लगता है, क्या व्यवस्था के ऊपर इसका क्या प्रभाव होता है? जी फाकिर सर। जय भीम साथियों। ये 1857 के विद्रोह के बाद स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 में हुआ था, उसके बाद से अंग्रेजों ने, ब्रिटिश हुकूमत ने महसूस किया कि भारतीय जनता की जो आकांक्षाएं हैं उसको नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसको नेगलेक्ट करने की वजह से बगावत हो गया 1857 में। तो 1858 में रानी विक्टोरिया का एक जो जाहिरनामा जिसको सर बोल रहे थे वो आया, मेमोरेंडम आया, जिसमें उसने आश्वासन दिया कि भारत के लोग हमारे बेटे के समान हैं और उनके भी हितों कल्याण का ध्यान रखा जाएगा। तो भारत के विभिन्न वर्गों से ये अंग्रेजों के डिमांड किया गया। उसमें जो छोटी जाति जिसको मूल निवासी जो था, मूल निवासी के तरफ से भी डिमांड हुआ। उसके भी जो प्रतिनिधि थे मूल निवासी के, चाहे वो ज्योतिबा फुले हों, साहू जी महाराज हों, इसके तरफ से भी डिमांड हुआ कि हमारा भी कल्याण होना चाहिए, हमें भी शासन में हिस्सेदारी मिलना चाहिए। तो ये हिस्सेदारी कितना मिलना चाहिए, कब मिलना चाहिए, इसके लिए जरूरी था कि जनसंख्या का हिसाब किताब रखा जाए। तो इसके लिए अंग्रेजों ने बड़ा अच्छा कदम उठाया कि जैसा सर ने भी बताया 1881 ईस्वी में ये सिस्टमेटिक जनसंख्या, पहले ये छिटपुट था, बहुत ये व्यवस्थित नहीं था। 1881 से व्यवस्थित जनगणना आरंभ हो गई और इसमें जातीय, किस जाति के कितने मनुष्य हैं इसको भी गिना जाने लगा। लेकिन जातियों के बारे में बहुत ब्यौरेवार, बहुत ज्यादा डिटेल में सूचना तब तक नहीं थी। लेकिन ये सूचना जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो ये सूचना अंग्रेजों ने इकट्ठा किया और 1931 में बहुत अच्छी तरीके से रिजले के नेतृत्व में, रिजले करके एक जनसंख्याविद था और उसके नेतृत्व में डेमोग्राफी जो भारत की जनसंख्या है और उसको बहुत अच्छे तरीके से ये किया गया, उसको गणना किया गया। और इसीलिए आज भी भारत सरकार जो नीति बनाती है तो उसका आधार मोटे तौर पर 1931 की जनसंख्या जनगणना है। तो इससे आप 1931 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा कराई गई जाति पर आधारित जनगणना का महत्व समझ सकते हैं कि आज भी जो नीतियां बनाई जाती हैं, खासकर शासन में भागीदारी करने के लिए जो सामाजिक न्याय की नीति है, मूल निवासियों के भागीदारी को शासन में, राजनीति में सुनिश्चित करने के लिए जो सरकार के प्रोग्राम हैं, जिसको आरक्षण कहा जाता है कॉमन भाषा में, जो प्रतिनिधित्व मूल निवासी समाज का भी होना चाहिए। तो इसका जो आधार है यही जाति पे आधारित जनगणना है। ये बहुत ही भारत जैसे समाज के लिए बहुत ही महत्व की चीज है और इसको हाल के वर्षों में उपेक्षित किया गया है, तरह तरह के बहानेबाजी की गई है और इसका इतिहास अभी स्वतंत्रता पूर्व जो इतिहास है उस पर काफी बातें राजेंद्र सर बता चुके हैं। स्वतंत्रता के बाद में और 1980 ईस्वी में मंडल कमीशन ने कोशिश किया जातीय जनगणना करने का, लेकिन जैसा सर ने बताया
कि इसका दो आधार होता है, एक सेंसस जिसमें एक एक आदमी के बारे में जानकारी इकट्ठी करती, और एक सर्वे। सर्वे और सेंसर, सर्वे जो है सैंपल पर आधारित होता है, और जो सेंसस है टोटल पॉपुलेशन और पैरामीटर पे आधारित होता है। तो ये जो पैरामीटर पर आधारित सेंसस है जिसमें एक एक व्यक्ति का जाति जाना जाता है, वो नहीं हो सका ये 1980 में। सिर्फ सैंपल करके ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास की जनसंख्या 52% बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने बताया। लेकिन 1910 ईस्वी में विभिन्न पार्टियों के जो मूल निवासी लीडर थे, जैसे गोपीनाथ मुंडे, इन्होंने आवाज उठाई, और इस आवाज उठाने जिसका समर्थन सुषमा स्वराज ने भी किया, तो 1910 में आवाज उठाने का परिणाम ये निकला कि तब मनमोहन सिंह सरकार थी, उसने स्वीकार किया कि हम करवाएंगे। और तब ACCC, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की जो बात कही जाती है 2011 में की गई, लेकिन उसको कभी भी जाहिर करने का, उसको रिलीज करने का कोशिश नहीं किया गया, तरह तरह के बहाने बनाकर छुपाने का, और अभी तक उसको गोपनीय रखा गया है। ये बहुत ही एक लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जी फाकिर सर, एक मिनट में आपसे थोड़ा एक जानकारी लेना चाहूंगा। ये जब जनगणना शुरू हुई थी तब लोगों ने अपने आप को आधी आंध्रा, आधी कर्नाटका, इस प्रकार से अपने को चिन्हित करना शुरू किया था, अलग व्यवस्था में अलग चिन्हित करना शुरू किया था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था। उसका क्या जिक्र कुछ आप बता सकेंगे एक आध मिनट में, फिर मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। जी, इसका ये बहुत अच्छा एक मूल निवासी समाज के तरफ से ये जितनी जातियों का नाम दिया गया था, ये बाहरी ब्राह्मणवाद द्वारा थोपा हुआ था। आज भी जो दलित, हरिजन वगैरह नाम है, ये सवर्णों द्वारा दिया हुआ नाम है। इसलिए आदि कर्नाटका, आदि द्रविड़, इस तरह के सम्मानजनक नाम अपने लिए मूल निवासी समाज ने रखे। लेकिन ये रिजले या तमाम जो अंग्रेजों के नेतृत्व में जाति जनगणना हुई, उसके जो छोटे कर्मचारी थे वो ब्राह्मण थे मूलतः, या सवर्ण वर्ग के कायस्थ थे। इन लोगों ने इन सम्मान पूर्वक नाम का विरोध किया। जैसे बंगाल से मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि वहां जो चंडाल जाति जिसको कह के अपमानित किया जाता है ब्राह्मणों द्वारा, उन लोगों ने अपने आप को जोगी कहा, क्योंकि उनके बीच जोगी आंदोलन चला था। तो एक ब्राह्मण जो कर्मचारी था, जनगणना कर रहा था, उसने इसका विरोध किया कि मैं अपना हाथ कटवा लेना पसंद करूंगा, लेकिन इन चंडालों को जोगी लिखना पसंद नहीं करूंगा। तो इसका काफी विरोध किया, जो कर्मचारी सवर्ण ब्राह्मण कर्मचारी थे विरोध किया। फिर भी इसका एक फायदा हुआ कि जो जहां जहां अंग्रेज कर्मचारी थे वो ज्यादा ईमानदार थे, उन्होंने आदि द्रविड़, आदि कर्नाटक नाम आदि हिंदू को मान्यता दिया, और इससे मूल निवासी समाज में एक जागरूकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद फाकिर सर। इसलिए हमने ये बात आपसे जानी कि क्योंकि उस वक्त के लोग इस जनगणना के बारे में और अपने जातियों के नाम, अपनी पहचान को दर्ज कराने के बारे में बहुत जागरूक थे। आज कितने जागरूक हैं वो अलग चर्चा का विषय है। मैं पुनः आपके तरफ आऊंगा। राजेंद्र कुमार सर का जो बात है वो अधूरी रह गई थी, आपसे शुरुआत करते हैं सर। 31 की जनगणना के बाद आपने जो इतिहास बताया कि 41 में नहीं हो पाई विश्व महायुद्ध के कारण, और उसके आगे की जो बात आप रख रहे थे। जी मैं ये कह रहा था कि फाकिर सर ने एक बहुत अच्छी चीज बताई, उन्होंने रिस्ले का नाम लिया। तो रिस्ले से पहले भी एक नाम है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अंग्रेजों ने जातिगत जनगणना क्यों की। इसके लिए 10 खंडों में एक इतिहास लिखा है। उस आदमी का नाम है एजे एंथोवेन। एजे एंथोवेन ने कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ इंडिया ऐसा एक ग्रंथ 10 खंडों में लिखा है, लगभग 10,000 पेजेस में लिखा है। और उन्होंने इतना बारीकी से पूरे भारत का अध्ययन किया है। उसके बाद उन अंग्रेजों के समझ में आया कि उसके बाद रिस्ले आए, रसेल आए, हीरालाल आए, लेकिन एंथोवेन वाज ओरिजिनेटर। तो एंथोवेन ने जो काम किया उसके बाद समझ में आया कि भारत के सब लोग समान नहीं है। भारत के सब लोग समान नहीं है। बाबा साहब ने बाद में कहा है कि कास्ट
एक बंदिस्त वर्ण है, बंद किया हुआ क्लास है। कास्ट इज क्लोज्ड क्लास। तो कास्ट को फिर और एक खाने में रखा जाता है, उसको वर्ण कहते हैं। तो पूरी भारतीय समाज को अगर देखा जाए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण नहीं है, वर्ण 5 है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अतिशूद्र। तो ये अलग है। ये अतिशूद्र यानी कि अवर्ण। अवर्णों में स्वपच है, चंडाल है, बहुत सारे लोग है, मूल निवासी है, आदिवासी है, ये सारे लोग अवर्ण है या पंचम वर्ण है। तो शूद्र और अतिशूद्रों को मिला के जो लोग होते हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, ये एंथोवेन ने भी दिखाया था। और इसीलिए अंग्रेज सरकार के सेंसस में जातिगत जनगणना शुरू हुई। जैसे फाकिर सर ने जिक्र किया कि वो जो कर्मचारी थे वो करना नहीं चाहते थे। 31 के बाद 41 की जनगणना विश्व युद्ध के कारण नहीं हो सकी, लेकिन 51 की जो जनगणना हुई उसमें इन्हीं कर्मचारियों ने, क्योंकि यहाँ की ब्यूरोक्रेसी जो है हमेशा उच्च वर्ण की रही है, और ब्यूरोक्रेसी ने ये तय किया बिना किसी पार्लियामेंट डिबेट के, बिना किसी आदेश के, सेंसस कमीशन ने तय किया कि इसके बाद हम जनगणना जातिगत नहीं करेंगे। और इसका कारण दिया गया है, वो भी प्राइवेट डिस्कशन में दिया गया है। हम जातियों को नष्ट करना चाहते हैं और इसको लिख के हम जातियों को उजागर कर रहे हैं, इससे जातीयता बढ़ेगी। और प्रीएम्बल में जो कहा है कि हम समता की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन समता अलग चीज है। विषम लोगों को विषम पद्धति से ट्रीट करना, उनके साथ बर्ताव करना, ये समता की सही व्याख्या है। तो समता समभाग से पैदा होती है। समभाग यानी कि इक्विटी से पैदा होती है। और इक्विटी किसको कितना मिला देश के संसाधनों का, इसको वर्णित करना ये सेंसस का काम है। हु आर द स्टेक होल्डर्स, लाभार्थी कौन है इस देश के। जब 1950 में बाबा साहब ने आर्टिकल 39 में कहा है इस देश की नैसर्गिक साधन सामग्री, संसाधन जो है नैसर्गिक संसाधन, उसके ऊपर हर नागरिक का समान अधिकार है। और देश को यानी कि सरकार को, स्टेट कहते हो, स्टेट को ये देखना चाहिए कि उसको सभी लोगों में बराबर बांटा दिया जाए। उसके बाद में वह एक वाक्य है अपने संविधान में, उसमें कहा गया है अगर किसी वजह से बहुत सारी चीजें हो सकती है, किसी वजह में लिबरलाइजेशन हो सकता है, ग्लोबलाइजेशन हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है, किसी वजह से ऐसा नहीं होता है तो प्रोवोकेटिवली आगे आकर सरकार को अपनी तरफ से इसका समान बांटी जाए पूरे संसाधन, इसके लिए कानून बनाने चाहिए। तो एक और 1950 का आर्टिकल 39 है और 51 का निर्णय है सेंसस कमीशन का कि हम जातिगत जनगणना नहीं करेंगे, क्योंकि वे चाहते हैं कि जिन लोगों ने इस देश पर पूरा अधिकार जमा किया है, अधिकार रखा है, उनका अधिकार कायम रहे। इसलिए पूरा सेंसस कमीशन इसके लिए जिम्मेदार है। उसके बाद उसका परिणाम क्या हुआ? उसका पहला परिणाम यह हुआ कि 51 का सेंसस तो नहीं हुआ, जातिगत आधार के नहीं हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटेलाल ने एक केस डाल दिया आर्टिकल 14 को लेकर, स्टेट कैन नॉट डिनाई इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो किसी को आप ज्यादा अधिकार या रिजर्वेशन कैसे दे सकते हैं? तो 1953 में फिर संविधान में संशोधन करना पड़ा उस आर्टिकल 15.4 में, वॉट एवर मे बी रिटन एल्सवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, nothing can prohibit the state from keeping reservations for
सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ये वर्डिंग बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि उससे निकल के आता है कि इस देश में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम पार्लियामेंट के डिबेट देखे 1953 के, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, तो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस कैन बी रिमूव्ड इन अ डे, बट वन जनरेशन इज रिक्वायर्ड, एटलीस्ट वन जनरेशन इज रिक्वायर्ड to remove the educational backwardness, and many generations are required to remove the social backwardness. तो ये जो इसकी भावना है, मूल भावना, इसका जो आत्मा है आर्टिकल 15.4 का, वो नहीं आए, इसलिए सेंसस को जातिगत आधार पे नहीं किया गया। कालेलकर आयोग का क्या होगा वो तो विषय यहाँ पे नहीं है, लेकिन मंडल आयोग को भी एक्सपीरियंशियल डेटा कलेक्ट करना पड़ा, यानी कि इंपिरिकल डेटा, वो सैंपल है। लेकिन उस सैंपल में, जैसे फाकिर साहब से मैं असहमत हूं थोड़ा सा, कि मंडल कमीशन ने जो डेटा कलेक्ट किया, सैंपल डेटा कलेक्ट किया, बहुत बड़ा सैंपल था, और इसका डेटा जो कलेक्ट किया वो डेटा सारी जातियों का था, और 11 पॉइंट के ऊपर वो डेटा कलेक्ट किया था। उसमें पहले 4 जो थे वो सोशल बैकवर्डनेस के थे, बाद में जो 4 थे वो एजुकेशनल बैकवर्डनेस के थे, और 3 जो थे तो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के थे। और उसमें पहला जो है सबसे महत्वपूर्ण, जो अपने आप को पिछड़ा समझते हैं और बाकी लोग उनसे पिछड़े जैसा व्यवहार करते हैं, वो पिछड़े हैं। और फिर भी उसके ऊपर आज उभर के आया योगेंद्र यादव जी भी है, वो भी के उस समय मंडल के खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि जाति का आधार क्यों हो रिजर्वेशन के लिए, इससे जातीयता बढ़ेगी। लेकिन उन्होंने कभी नहीं ये समझ लिया कि इस देश की वास्तविकता समझना सेंसस का काम है, और जात यहाँ की वास्तविकता है, और जाति के बिना हम क्लास सेपरेट नहीं कर सकते जो पिछड़े हैं। और ये जो पिछड़ापन है ये बहुत घिनौना है, अमानवीय है, और अमानवीय पिछड़ेपन से जो सफर कर रहे हैं, अमानवीय पिछड़ेपन में जो जूझ रहे हैं, उससे उनके साथ अगर न्याय करना है, उनके ऊपर दया नहीं करनी है, उसके ऊपर अगर न्याय करना है तो आपको एक ही चीज करनी पड़ेगी, वो कितने हैं, वो कहाँ के हैं, वो कितने पिछड़े हैं, क्यों पिछड़े हैं, उनकी शिक्षा कितनी है, उनके पास पूंजी कितनी है, उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, उनके महिलाओं की स्थिति क्या है, उनमें से कितने को मैन्युअल लेबर करना पड़ता है। ये सारे सेंसस के कॉलम्स हैं। कितना प्रामाणिकता से अंग्रेजों का सेंसस होता था, मेरे पास आंकड़े हैं। 2001 का जो सेंसस हुआ उसमें सबसे बड़ी संख्या में कर्मचारी थे। कितने थे? 20 मिलियन, 20 लाख लोगों ने इस सेंसस को अंजाम दिया था। और उसके बाद उसका कैलकुलेशन हुआ, एनालिसिस हुआ, तो 80 में भी मंडल कमीशन को और सुप्रीम कोर्ट को भी 31 का सेंसस आधार रखना पड़ा। और उसके बाद कुछ इक्वेशंस होते हैं, कुछ सूत्र होते हैं स्टैटिस्टिक्स के, उन सूत्रों के आधार पर उसको एक्स्ट्रापोलेट किया गया, और 52% ओबीसीज है। क्यों जरूरत पड़ी? अगर उनकी जातियों का जिक्र होता तो कौन सी जाति कितनी बीमार हो है, कितनी पिछड़ी है, वो पता ही चल जाता। अगर पता चल जाता तो उनको आगे लाने के लिए प्रोहिबिटिव कानून बन सकते थे। और एक कानून नहीं बनाने चाहिए, इसलिए ब्यूरोक्रेसी ने पॉलिटी के साथ मिलकर जो घपला किया है, उससे जातिगत आधार का सेंसस बंद हुआ है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप देखें मंडल कमीशन के खिलाफ कौन खड़े थे, उनके खिलाफ खड़े थे, उनका ब्रेन तो ब्राह्मणी था, ब्राह्मणों का था, लेकिन वो ज्यादातर नहीं थे रास्ते पे मंझली जातियां थी, जैसे कि जाट थे, पटेल थे, गुर्जर थे,
मराठा थे। क्यों थे? क्योंकि मंडल कमीशन ने 11 पॉइंट्स के ऊपर जो जानकारी इकट्ठा की, उसमें वे उतने पिछड़े नहीं पाए गए थे। क्योंकि ये जातियां कभी भी, हरियाणा में जाट अपने आप को पिछड़ा नहीं समझते और उनके साथ बाकी लोग पिछड़ेपन का व्यवहार भी नहीं कर सकते, जैसे कि मराठाओं के साथ हम नहीं कर सकते यहाँ पे महाराष्ट्र में, या गुर्जरों के साथ या पटेलों के साथ वैसा व्यवहार नहीं कर सकते। तो पहला ही जो है चार मार्क्स के लिए, 4 गुणों के लिए पहले जो क्राइटेरिया था कि जो अपने आप को पिछड़े समझते हैं और बाकी लोग उनको पिछड़े, उनके साथ पिछड़ों जैसा व्यवहार करते हैं, उसमें ये मंझली जातियां जी पिछड़ी नहीं सिद्ध हुई। इसका इफेक्ट ये हुआ कि ब्राह्मणों का जो कॉन्स्पिरेसी थी ब्राह्मणों की, वो सक्सेसफुल हुई और मंडल कमीशन का जो अमल हुआ वो सही तरीके से नहीं हुआ। और एक चीज थी, अगर सेंसस जातिगत आधार पे हो जाता है तो सारे पिछड़ों की पॉलिटिकल आइडेंटिटी और सोशल आइडेंटिटी एक होती। 15(4) में SC ST का जिक्र नहीं है, क्योंकि सारे पिछड़ों को 3 शेड्यूल में बांटा गया है। क्योंकि SC है, अनुसूचित जाति के लोग है, वो भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। अनुसूचित जनजातियों के लोग है, वो भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, और OBCs भी एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड है। फर्क क्या है जी? फर्क ये है कि उनकी आइडेंटिटी है जो अस्पृश्य है, उसको अनुसूचित जाति कहा जा सकता है। जो अलग है, सांस्कृतिक तरह से अलग है, धर्म की तरह से अलग है, भाषा की दृष्टि से अलग है, उनको जनजातियां कहना आसान था। लेकिन OBCs को आइडेंटिफाई करना कठिन था, और क्योंकि OBCs को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते थे उच्च वर्ण के लोग, ब्राह्मणों के मस्तिष्क से मिलकर मंझले जातियों के हाथों को लेकर बार बार जिक्र हुआ है पार्लियामेंट में कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। होती नहीं है, और जब तक होती नहीं है तब तक समता का कोई युग यहाँ पे नहीं आएगा, ऐसे मुझे लगता है। प्रदीप जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। उसका महत्व के बारे में भी मैं आपसे आगे हम चर्चा करेंगे कि अगर जातिगत जनगणना हुई तो क्या परिणाम होंगे, क्या बदलाव होंगे, उसके ऊपर भी आपसे जानेंगे। जब फाकिर सर हमारे साथ बात कर रहे थे मंडल कमीशन के बारे में भी, और आपने इकोनॉमिक सेंसस की भी बात उठाई सर, ये जो जरूरत है, मतलब मांगा जा रहा था ये डेटा, सरकार को मजबूर होना पड़ा कि ये करने के लिए, लेकिन ये जो कालेलकर कमीशन है और उसके बाद मंडल कमीशन है और ये उन्होंने आंकड़े मांगे, तो इसका क्या संदर्भ रहा है, थोड़ा सा हमें बताइए। क्यों ये सोशो इकोनॉमिक सेंसस करना जरूरी हुआ, इसके बारे में जो आप जिक्र कर रहे थे विस्तार से थोड़ा सा बताइए उसके ऊपर सर। जी फाकिर सर। किसी भी रोग के निदान के लिए उस रोग के बारे में जानकारी बहुत जरूरी होता है। किसी आदमी का कोविड टेस्ट आप नहीं करेंगे कि इससे बीमारी फैल जाएगी टेस्ट करने से, तो क्या आप उसका निदान, उसका समाधान कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसी तरह जो कास्ट नाम की बीमारी है इंडिया में, इसके समाधान के लिए कास्ट के बारे में बहुत विस्तृत ब्यौरे की जरूरत है। कौन कास्ट कितना है, उसमें कितना हाउस होल्ड है, उसमें कितना हाउस होल्ड गरीबी रेखा के नीचे है, ये सारी जानकारियों के कॉलम बने हुए थे, जैसा कि राजेंद्र सर ने बताया। और ये कॉलम सही सही भरे जाएं, ये बहुत जरूरी था। और ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसमें लगे हुए लोग बायस नहीं हो, पक्षपातग्रस्त नहीं हो। इसमें लगे हुए लोग ज्यादातर ये जो मूल निवासी वर्ग के विरोधी लोग हैं, उच्च वर्ण के लोग हैं, उच्च जाति के लोग हैं, तो ठीक से काम नहीं करते। जैसा एक एग्जाम्पल इसी से आप समझ सकते हैं कि जो कलेलकर आयोग बना, वो कलेलकर एक ब्राह्मण थे, तो उन्होंने पूरा गंदा रद्दी रिपोर्ट दिया, जिस रिपोर्ट का कोई महत्व नहीं है। लेकिन मंडल, बीपी मंडल खुद ही एक OBC जाति, यादव जाति से आते थे, वो
तो उन्होंने गंभीरता पूर्वक अध्ययन किया और एक बहुत ही गंभीर रिपोर्ट दिया। हर व्यक्ति को जो सामाजिक न्याय की बात करता है उसको मंडल कमीशन की रिपोर्ट जरूर पढ़नी चाहिए। ये बहुत एक विस्तृत और जो पैरामीटर है अलग अलग, वो उसको सारे सोशल बैकवर्डनेस, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, एजुकेशनल बैकवर्डनेस, तमाम बिंदुओं को ख्याल रख के वो बनाया गया है और इसका महत्व अतिशय है। इट कैनॉट बी एग्जैगरेटेड। इसका महत्व इतना ज्यादा है कि भारत जैसा देश जिसकी मुख्य पहचान जाति है, आपका मतलब बातचीत ही जाति से शुरू होती है। आप कहीं नौकरी ज्वाइन करते हैं तो आपका जाति जानने का कोशिश सबसे पहले किया जाता है। आपके कार्यालय के अंदर आपके साथ क्या सलूक किया जाएगा, क्या व्यवहार किया जाएगा, ये पूरी तरह आपके जाति पे निर्भर करता है। आप विश्वविद्यालय में रोहित वेमुला की तरह पढ़ते हैं या डेल्टा की तरह पढ़ते हैं तो आपकी मुख्य पहचान, आपके साथ जो व्यवहार किया जाएगा उसका पूरा आधार आपकी जाति होती है। ऐसे में ये कहना बहुत ही गलत है कि जाति पर जनगणना से या जाति पर आधारित रिसर्च करने से, जाति पर आधारित आंकड़ा इकट्ठा करने से जातिवाद फैल जाएगा। ये बेहद मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि किसी चीज के बारे में जानकारी से ही उसका समाधान किया जा सकता है। अगर कोई मलेरिया का इलाज निकालना चाहता है, कोरोना का इलाज निकालना चाहता है, तो उसे कोरोना के बारे में जानना होता है कि इसका जो वायरस है वो कैसा है, वो किस तरह व्यवहार करता है। इसी तरह जाति को उन्मूलन के लिए बहुत जरूरी है कि जाति किस तरह से व्यवहार करती है, किस जाति की कितनी जनसंख्या है, क्या हालत है, उसमें महिलाओं की क्या स्थिति है। तो ये जाने बगैर अब खुद कई बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चूंकि जातीय गणना नहीं है इसलिए रिजर्वेशन का परसेंटेज गलत है। तो जब किसी तरह का आरक्षण देना होता है तो ये बहाना बनाते हैं कि जातीय जनगणना का नहीं है, उसके अभाव का रोना रोते हैं। और कितना विडंबनापूर्ण और एक कितना दोगला व्यवहार है कि आप ही बोलते हो कि जनसंख्या का गणना उपलब्ध नहीं है इसलिए आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, उसका परसेंटेज प्रतिशत नहीं बताया जा सकता है। जब जनसंख्या गणना करने की बारी आती है तो आप कहते हैं कि इससे जातिवाद बन जाएगा। ये जैसे पी चिदम्बरम ने बोला कि प्रैक्टिकल नहीं है, व्यवहारिक दिक्कतें हैं, ये तमाम बहाने बनाए जाते हैं। जबकि अगर विल पावर हो तो अंग्रेजों के समय में, जैसा कि सर ने बताया कि रिजले के पहले से जनसंख्या ऑथोमन वगैरह करवाते रहे हैं, उस टाइम न इतना कंप्यूटर था न इतनी तकनीक थी, फिर भी वो जनसंख्या बखूबी की गई, बहुत अच्छे तरीके से जनगणना की गई। आज जब कंप्यूटर उपलब्ध है, विकसित तकनीकी उपलब्ध है, तो जनसंख्या नहीं करना सिवाय एक्सक्यूज, लंगड़ा बहाना जिसको कहा जाता है, बहानेबाजी के सिवा कुछ नहीं है। क्योंकि जननीति बनाने के लिए आज राजनीति की तरह लोक नीति की बात की जाती है। तो लोक नीति यानी पब्लिक के लिए पॉलिसी बनाने के लिए, और पब्लिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहचान, सबसे महत्वपूर्ण जो पैरामीटर है वो जाति है। आपकी आर्थिक स्थिति, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, ये सारा कुछ जिसको पियरे बोर्दू नामक समाज वैज्ञानिक फ्रांस के बोलते हैं सोशल कैपिटल, कि जाति के पास कितना सोशल कैपिटल है, कितना कल्चरल कैपिटल है, ये जब तक हम सर्वे करके विस्तृत जनगणना करके नहीं जान लेते तो हम किसी तरह की नीति नहीं बना पाएंगे। अगर नीति बनाएंगे तो वो खोखली और हवा हवाई नीति होगी, बहुत काल्पनिक नीति होगी, वो प्रैग्मेटिक नीति नहीं होगी। बाबा अम्बेडकर हमेशा, उनके जो गुरु थे जॉन डुआई, प्रैग्मेटिज्म यानी व्यवहारिक बात करते थे कि व्यवहारिक होना चाहिए कोई नीति। तो ये व्यवहारिक नीति सारी जातियों के उन्नयन के लिए हम तभी बना सकते हैं जबकि जातियों के बारे में बहुत ही ब्यौरेवार विस्तृत जानकारी हमारे पास हो। और जानकारी आज के युग को औद्योगिक युग के बाद पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, उत्तर औद्योगिक युग बोलते हैं, सूचना का युग बोलते हैं कि आज का युग का सबसे प्रमुख जो आधार है वो सूचना है, इंफॉर्मेशन एज बोलते हैं। तो आज नॉलेज ही और सूचना ही आधार है
सारे गवर्नमेंटलिटी का। जी, मिशेल जी। फूको इसको गवर्नमेंटलिटी बोलता है कि सरकार चलाना, गवर्नेंस का प्रमुख आधार सूचना है। तो इतने महत्वपूर्ण पहलू यानी जाति के बारे में सरकार के पास सूचना नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जो सूचना आधी अधूरी इकट्ठी की गई है ACCC सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में, वो भी जाहिर नहीं की जा रही है, उसको भी रिलीज नहीं किया जा रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण एक लोकतंत्र के लिए कुछ नहीं हो सकता है। इसको जल्द से जल्द जाहिर किया जाना चाहिए। इसमें जो 1,36,00,000 त्रुटियां बताई जाती एरर, उसको भी जल्द से जल्द दूर करना चाहिए, उसका लिस्ट है। और इन त्रुटियों के लिए जिम्मेदार हैं जो लोग, उनको सजा दी जानी चाहिए। और इस काम के लिए मूल निवासी समाज के लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए। इसका जो अध्यक्ष बनाया जाए, प्रमुख बनाया जाए, मूल निवासी समाज से बनाया जाना चाहिए। सवर्ण लोगों को इस एक्सरसाइज से दूर रखना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। फाकिर सर, पुनः आपकी तरफ संदेश के लिए हम आएंगे। राजेंद्र कुमार सर, आप से हम ये जानना चाहेंगे कि अगर ये जातिगत जनगणना, जाति आधारित जनगणना का इतिहास आपने बताया, लेकिन इसके महत्व के बारे में भी आपने पक्ष रखा हुआ है। थोड़ा सा आपसे, दोनों से खास करके हम जानेंगे ये कि अगर ये जाति आधारित जनगणना होती है, की जाती है, तो क्या क्या बदलाव सामने आने वाले 10 सालों में होंगे, क्या क्या रास्ते खुलेंगे, क्या क्या हमारे सामने अवसर निर्माण होंगे। जी सर। देखिए, इसको दो तरह से देखा जा सकता है कि जनगणना करना सरकार के लिए 1 महीने का काम है सिर्फ, क्योंकि हर ब्लॉक लेवल पे एक BLO होता है, ब्लॉक लेवल ऑफिसर, और हर ब्लॉक लेवल के ऑफिसर के नीचे 3 प्रगणक होते हैं, तो 4 लोग होते हैं। और हर BLO के साथ 800 हाउस होल्ड होते हैं, 800 घर होते हैं। तो 1 महीने में पूरे देश की गणना होती है। जितने कॉलम है, 56 कॉलम है, एक 57वां कॉलम होना चाहिए, जो कॉलम है आपकी जाति क्या है। तो इसके लिए ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन सरकार करना नहीं चाहती, सरकार की मंशा नहीं है करने की। क्या होगा, 31 की जनगणना और 51 की जनगणना में फर्क क्या है? ये एक पूरे तथ्य पर पर्दा डाला गया है 51 के बाद। ये तथ्य ये है कि तुम्हारी सो कॉल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तुम्हारा सो कॉल्ड प्रगति, जिसको विकास कहते हैं, उस विकास ने मंझली जातियों के, OBC के ऊपर, शूद्रों के ऊपर जो कहर ढाया है, कि जिससे रंगरेज मर गया, पॉटर कुमार मर गया, चमार मर गया, मोची मर गया, ये सारे जो OBC जाति के लोग मर गए, उनकी स्थिति बद से बदतर हो गई। तो ये अब सामने आ जाएगा कि आपके इस विकास के मॉडल से कौन और पिछड़ा है और उसको आगे लाने के लिए क्या करना चाहिए। इस देश में 13.5 करोड़ माइग्रेटरी वर्कर है, लेकिन संख्या कुछ नहीं बताती। आप बताइए, ये जो स्थलांतर करने वाले मजदूर है, क्या वो ब्राह्मण है, जैन है, कौन है? क्षत्रिय है, व्यापारी है? ये सब तो पूरे SC, ST और OBC से आए हैं। अगर उनकी गणना होती है तो आपको पता लगेगा कि 13.5 करोड़ के 13.5 करोड़ ये पिछड़े जाति के लोग हैं। आंकड़े तो ये कहते हैं, वो सर्वे से जो आंकड़े निकलते आते हैं वो कहते हैं कि 70% बच्चों को स्मार्टफोन नहीं था, इसलिए वो कोरोना पैंडेमिक में ऑनलाइन नहीं सीखे। ये कौन थे? इंजीनियर के बच्चे थे, बैंकर्स के बच्चे थे, डॉक्टरों के बच्चे थे, ब्राह्मणों के बच्चे थे, पुरोहित के बच्चे थे। किसके बच्चे थे? ये सारे बच्चे BC OBC से थे। और जनगणना अगर जातिगत होती है तो पता चलेगा कि आपके करने से, आपकी जो करनी है, कथनी अलग है और करनी अलग है। आप तो 27 OBC को मंत्री पद देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मंत्री पद देना मोदी जी के काल में यह है कि मंत्री को भी मालूम नहीं होता अपने पास कौन सा खाता है और करना क्या है। करना है तो अमित शाह और मोदी जी कर देते हैं। लेकिन अगर आपको OBC के बारे में चिंता है तो जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराते? 2 टूक उत्तर दिया है इसके बारे में।
पार्लियामेंट में सरकार ने 2 टूक उत्तर दिया है, इस बार जनगणना जाति के आधार पर नहीं होगी। कोई कारण नहीं दिया है। बार बार चिल्ला के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे पास आंकड़े नहीं है तो हम न्याय नहीं दे सकते। न्यायालय इसका फैसला आ जाता है, न्याय नहीं होता है। तो न्याय होने के लिए ये जाति के आधार पर जनगणना होना जरूरी है। हो सकता है जाति के आधार पर जनगणना, इसका मतलब ओबीसी के जाति के आधार पर नहीं है, हर जाति की जनगणना हो। और जबकि कास्ट इज अ क्लोज्ड क्लास, तो कौन सा क्लोज्ड क्लास पिछले 70 सालों में अपने संख्या के अनुपात में ज्यादा पैसों पर बैठा रहा है, और कौन सा क्लास भिखारी से बदतर हो गया है। कौन ड्रेनेज में उतरकर ड्रेनेज साफ कर रहे हैं, वो कौन है ईंटें बना रहे हैं, और कौन है जो बोझा ढो रहे हैं। अगर इसको समझना है तो आपको समझना होगा कि कौन से जाति का आदमी क्या कर रहा है। आंकड़े तो आपको भ्रमित कर देते हैं, और 51 से लेकर 2021 तक पूरे देश को सारे सत्ताधारियों ने भ्रमित कर दिया है। 1 करोड़ से ज्यादा उसमें एरर्स है। कौन से है, क्यों है? जाति के बारे में एरर्स है या और बातों में एरर्स है? 1 करोड़ के एरर्स कम करना तो 7 दिन की बात है। पूरा कैलकुलेशन करके, एक्स्ट्रापोलेशन करके, ग्राफ निकाल के 7 दिन में हो सकता है। करना नहीं चाहते, नियत ठीक नहीं है। तो इसीलिए अभी इसके बारे में अगर ये हो जाता है, और मंडल कमीशन का 10% ही लागू हो चुका है। सबसे बड़ी चीज है कि अगर समता इक्विटी का नाम है, समता समभाग का नाम है, तो बजट का कितना पैसा किसके हिस्से में जाएगा? सारे किसान एक जैसे नहीं होते। पूरे ओबीसी जो है तो अल्पभूधारक और अत्यल्प भूधारक, सम्स और भूमिहीन है। तो अगर बात आती है कि उनके बारे में बजट का हिस्सा उनकी संख्या के अनुपात में अगर हो जाएगा, जैसे कि एससी के बारे में होता है, तो पूरा सिनेरियो बदल जाएगा, पूरी पृष्ठभूमि बदल जाएगी। और पूरी पृष्ठभूमि बदल जाएगी अगर 52% या 50% या 75% जितने भी है, अगर उसका बजट का हिस्सा पिछड़ों के कामों में आ जाएगा, तो देश पिछड़ा नहीं रहेगा। सवाल पिछड़ों के पिछड़ने का नहीं है, सवाल देश के पिछड़ने का है। जब भी थोड़ा थोड़ा मिल गया है, थोड़ा एससी के लिए मिल गया है, थोड़ा ओबीसी के लिए मिल गया है, तो हम 0 से 7 तक पदकों में आ गए ओलंपिक के। और आप अगर देखेंगे ये सारे जो है पदक लेने वाले, या तो पिछड़े राज्यों से है, ईशान्य राज्यों से, नॉर्थ ईस्ट से है, या पिछड़ी जातियों से है। अगर उनके सब के सब बच्चे अगर खेलने में आ जाएंगे तो सिनेरियो पृष्ठभूमि बदल जाएगी। उनके हिस्से का पैसा, उनके हिस्से की योजनाएं अगर उनको मिल जाएगी तो पूरा देश महाशक्ति बनेगा। लेकिन यहाँ के ब्राह्मण, यहाँ के उच्च वर्णीय नहीं चाहते कि देश बड़ा हो जाए। वो चाहते कि हम बड़े हो जाए और देश पिछड़ा हो जाए। देश को चाहे बेच दो, लेकिन हमें बड़ा बना दो, हम यहाँ भी बड़े हो जाएंगे। बड़े होने तक यहाँ पैसा लेंगे और दूसरे देश में जाके बस जाएंगे, और पूरा देश भिखारी बन जाएगा। सीधा भिखारी सिर्फ नहीं बनेगा, उस भिखारियों में सबसे ज्यादा एससी, एसटी और ओबीसी होंगे। इसीलिए हमें अभी एक आंदोलन की जरूरत है, एक ऐसा आंदोलन कि सारे के सारे पार्लियामेंट में जितने भी पिछड़े जमा समाज से लोग हैं, एमपीज है, वो सारे कह दे अगर जात के आधार पर सेंसस नहीं हो जाएगा तो हम इस्तीफा दे देंगे, चाहे वो मंत्री हो या एमपी हो। उसी तरह से पूरे राज्य, जिन जिन राज्यों में ओबीसी और बीसी और एसटी के जो सांसद है या मेंबर ऑफ असेंबली है, वो कह दे कि हम इस्तीफा दे देंगे।
तो सरकार को मजबूर होके कहना पड़ेगा कि जनगणना जाति के आधार पर हो जाएगी। या पिछली जनगणना तो सर्वे तो किया गया, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हर जाति का, और रिजल्ट दे दिए धर्म के आधार पर। अरे धर्म के आधार पर पूछा ही नहीं था तुमको। तो ये भुलाना, ये तो आरएसएस की पुरानी नीति है और बार बार हम फंस रहे हैं। इससे आगे लाने के लिए इस देश के शिक्षक और कार्यकर्ता जो है वो आगे आए और संसद से कहे, अगर आप हमारे प्रतिनिधि है तो हमारे हकों का प्रतिनिधित्व करो और एक बार गिना दो कि हमें क्या मिला और उनको क्या मिला, और हमें जो मिलना नहीं है उसको मिलना चाहिए। ओके प्रदीप। जी जी जी, फाकिर सर के साथ संपर्क है। जी फाकिर सर, फाकिर सर का मोबाइल, जी जयप्रकाश फाकिर सर, शायद जी फाकिर सर, क्या मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? उनका मोबाइल, उनका माइक भी म्यूट है, उसको अनम्यूट कर दीजिए। नहीं, वहां से उनका बंद हो गया है, शायद कुछ हो गया उनको मोबाइल को। ठीक है, मैं वो अगर आते हैं तो 2-3 मिनट में उनकी भी जानकारी उनसे ले लेंगे। आप जो बोल रहे थे सर, मैं 2 मिनट में आपसे इसके ऊपर संदेश भी लेना चाहूंगा। आपने बताया है कि एक दबाव निर्माण हो जाना चाहिए सांसदों पर, और ताकि वो इसको करे, सरकार जो भी है इसको करे। एक जो बात है अनुत्तरित हमेशा रह रही है आज के विषय के संदर्भ में, थोड़ा सा उसके ऊपर भी स्पष्टीकरण हम लेना चाहेंगे। जो दबाव सांसदों के ऊपर बनना चाहिए, बात सही है, लेकिन जिनके लिए जो आवश्यक है, क्योंकि कहा जा रहा है कि एससी और एसटी की जाति आधारित जनगणना हो रही है, उनके जातियों के आंकड़े इकट्ठा किए जा रहे हैं, लेकिन जो ओबीसी जातियां हैं या घुमंतु जातियां हैं और भी बाकी जातियां हैं, आगरी जातियां हैं, ब्राह्मण वगैरह सवर्ण जाति, उनके आंकड़े आवश्यक है। तो लेकिन ये जो खास करके ओबीसी है, उनके तरफ से एक दबाव जो देश भर में दिखना चाहिए वो नहीं दिखाई दे रहा है। क्या कारण है उसके पीछे? क्या वो इसका इतिहास नहीं जानते हैं जाति आधारित जनगणना? के 2 कारण हैं। पहला कारण है तो बाबा साहब ने कहा था, एक ऐसी बहुमंजिला इमारत है कि किसी एक मंजिल से दूसरी मंजिल में नहीं जाया जा सकता, और हर जाति अपने आप को दूसरे जाति से अगड़ा मानती है। उनका ऑर्गेनाइजेशन, बाबा साहब के कारण एससी का ऑर्गेनाइजेशन हो गया, लेकिन एससी लोगों को ये समझना चाहिए, पूरे अनुसूचित जाति के लोगों को समझना चाहिए कि बाबा साहब ने कहा था कि सत्ता ग्रहण करने वाली जाति बनो। ये सत्ता आप देश के आपके साथ है। 1953 में बाबा साहब ने शाम होटल नागपुर में कहा था कि डेमोक्रेसी में सत्ता नंबर्स के साथ आती है, संख्या के साथ आती है, और सिर्फ एससी को इकट्ठा करके सत्ता नहीं पा सकते। अगर पिछड़ों के सत्ता आनी है तो इसका नेतृत्व भी और इसका साथ भी अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए होना चाहिए। यही तो कॉन्स्पिरेसी है कि तीनों अगर एक हो जाए तो सत्ता बदल जाती है, इसलिए कॉन्स्पिरेसी ये चलती है कि तीनों एक ना हो जाए। तो जो जागे है उनका एक कर्तव्य है, जो जागे नहीं है उनको जगाना। और हर गांव से, गांव में भी एससी के मेंबर है, एसटी के मेंबर है, ओबीसी के मेंबर है, उन सब को अपने आप में इस्तीफे की गुजारिश करनी चाहिए कि हम इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि आप जाति के आधार पर जनगणना नहीं कर रहे। अगर पूरे देश में ये वातावरण फैलता है और एमएनटी न्यूज नेटवर्क अगर इसमें कुछ इनिशिएटिव लेता है तो हो सकता है कि आग की तरह यह आंदोलन फैलेगा और उनको करनी पड़ेगी ये जनगणना 24 के पहले, और जनगणना हो जाती है तो पूरे इक्वेशंस बदल जाएंगे। जी, शायद फाकिर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्या बदलाव होंगे आपसे जानना चाहेंगे? जी जी जी, 2-3 मिनट में आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, 2-3 मिनट में आपसे जानना चाहेंगे बदलाव होंगे। पहला बदलाव तो ये होगा कि लोकतंत्र में संख्या का बहुत महत्व होता है, तो जातियों का मनोबल बढ़ेगा
जब उनको अपनी जनसंख्या और लोकतंत्र में अपनी बहुजन यानी बहुसंख्यक मेजोरिटी का पता चलेगा कि मूल निवासी मेजोरिटी है इस गणना से, कि 85 नहीं अभी तो 90% हो चुका है, अगर गणना हो तो ऐसा पता चलेगा, तो सबसे बड़ा मनोबल बढ़ेगा इन जातियों का। दूसरा प्रभाव ये पड़ेगा कि आशीष नंदी, योगेंद्र यादव, एंद्रे बेते जैसे जितने फर्जी सवर्ण चिंतक हैं जो बार बार गलत सलत बयान देते हैं, वो उनका मुंह बंद हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ अनुमान के आधारित पर गलत सलत इन जातियों के बारे में अपना इन्फ्लुएंस देते रहते हैं। तो अगर सच्चा डाटा, सटीक डाटा, आंकड़ा आ जाएगा तो आशीष नंदी जैसे, योगेंद्र यादव जैसे लोगों का ये जो फर्जी वाला है वो बंद हो जाएगा, ये जो गलत सलत बयान देते हैं, असली जब जनसंख्या और गणना सामने आ जाएगा। तो तीसरा फायदा ये होगा कि जो सरकारी नीति बनानी है वो सटीक नीति बन पाएगी, और सर्वोच्च न्यायालय या तमाम लोग जो बहाना बनाते हैं उनके बहाने बनाने बंद हो जाएंगे, और एक ठोस और सच्ची नीति बन पाएगी, जिसके आधार पर ये बहुत आगे जो मूल निवासी समाज, जैसा राजेंद्र सर ने बोला, खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, यही जो अर्जक समाज है काम करने वाला, आने से देश बहुत आगे बढ़ जाएगा। ये राष्ट्र के हित में होगा कि इतनी विशाल जनसंख्या के लिए बहुत लोक कल्याणकारी नीति बन पाएगी, जो आंकड़े के अभाव में नहीं बन पाती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ये जनसंख्या, जैसा कि सर ने कहा, बहुत सही कहा, कि सारे जो मूल निवासी समाज के नेता हैं, एमपी एमएलए हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए, और जो इस्तीफा नहीं देते हैं उनको एक वोट हम लोग नहीं देंगे, ऐसा संकल्प हम लोगों को लेना चाहिए। कैसे नेता को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जो इस्तीफा नहीं देता। जनसंख्या लालू जैसा, यादव जैसा नेता चाहिए, जिन्होंने मोर्चा बनाया था 2015 में, जनसंख्या गणना की मांग की थी। तो हर खित्ते से, बुद्धिजीवी वर्ग से, जो मूल निवासी का है, नेतृत्व वर्ग है, हर तरफ से जनगणना की मांग करनी चाहिए। इसका अतिशय महत्व है। ये हमारे दिख नहीं रहे, हम लोग अदृश्य है, इसके चलते हम दृश्य हो जाएंगे, दिखने लग जाएंगे। ये हम लोग भूत की तरह हैं, जनसंख्या गणना भाव के बगैर हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हमारा अस्तित्व प्रमाणित हो जाएगा, हम सामने आ जाएंगे जनगणना से, और हम हाड़ मांस के जीव एक ठोस रूप मिलेगा इस जनगणना से हमको। इसलिए जनगणना हमारे जीवन मरण का प्रश्न है, और ये हर हाल में इसको हम लोग को सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि इसी गणना पर हमारा आधारित है। जी जी, फाकिर सर शायद अस्तित्व और सारी सरकारी नीति, और क्योंकि लोग, जी शायद नेट की कमी है सर, क्षमा चाहेंगे आपसे, आवाज नहीं पहुंच रही है, कार्यक्रम को भी समाप्त करना है। आज जो महत्वपूर्ण विषय पर आप दोनों के साथ हमने जो चर्चा की है, आज से हमने एक श्रृंखला शुरू की है जनगणना के ऊपर, जाति आधारित जनगणना के विभिन्न पहलुओं को समझना चाहेंगे। और आज से जो हमने चर्चा को शुरुआत किया, तो एक इतिहास के बारे में जाना और उसके महत्व को बारे में जाना। एक प्रकार से आज से हमारी इस चर्चा का उद्घाटन हुआ है आप दोनों के माध्यम से। मैं एमएनटी न्यूज नेटवर्क की ओर से और हमारे जो तमाम दर्शक हैं आगे भी इस कार्यक्रम को देखेंगे, उन सभी की ओर से आप दोनों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, और आपकी अनुमति लेकर के इस कार्यक्रम को यहाँ पर हम समाप्त करना चाहेंगे। आपसे आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे इसी प्रकार से विभिन्न मुद्दों पर। आपने हमें समय दिया और आप कीमती विचार दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे आज्ञा लेता हूं आज के कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय मूल्यवासी, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू वेरी मच। जी जी साथियों, आज जो हमने चर्चा की इसका वीडियो एमएनटी न्यूज नेटवर्क के फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर रहेगा, आप इसको दोबारा सुन सकते हैं। और आपको जो भी विषय इस श्रृंखला के दरमियान आप इस पर चर्चा कराना पसंद करेंगे एमएनटी न्यूज नेटवर्क पर, आप हमें संदेश भेजिए। एमएनटी न्यूज नेटवर्क के इस वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता आपके स्क्रीन पर है, mntnews
नेटवर्क, माफ कीजिए, mntnews2021@gmail.com, इस ईमेल पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9021846119 पर। ये केवल व्हाट्सएप के लिए है, यहाँ पर कॉलिंग नहीं होती, ना स्वीकार की जाती है। कृपया केवल मैसेज कीजिए, आपके जो भी विचार हैं इस विषय के बारे में, जनगणना के संदर्भ में आपके सुझाव भी आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो को आप शेयर करते रहिए और आपको हम बताएं कि अगर आप फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो कृपया फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें और हमें फेवरेट मोड में रखिए फेसबुक पर। यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। और आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, बेल आइकॉन को ऑन नहीं किया है तो कृपया करिए कार्यक्रम समाप्त होते होते। और कल के कार्यक्रम के बारे में यहाँ पर हम जानकारी आपको देना चाहेंगे। कल बुधवार है साथियों, और बुधवार में हम विशेष चर्चा करने वाले हैं ओबीसी जनगणना के अपने वायदे से क्यों पलट गई मोदी सरकार। आपको बताना चाहेंगे 31 अगस्त 2018 को केंद्र सरकार में बैठी मोदी सरकार जो है उसने घोषित किया था कि 2011 में जनगणना होगी, जातिगत जनगणना होगी, लेकिन ये अपने वायदे से पलट गई हैं। तो क्यों पलट गई हैं, इसी ऊपर कल चर्चा करेंगे। इस पर हमारे साथ रहेंगे मूल्यवान डॉक्टर के.एस. चौहान सर। आप एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेखक हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक से। तो आपके साथ हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, ओबीसी जनगणना के अपने वायदे से क्यों पलट गई मोदी सरकार। कल बुधवार 11 अगस्त रात्रि 8:30 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यवासी, जय भारत, जय संविधान।